अफ्रोलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी गांधी के साथ खींचतान और पूना पैक्ट, जिसके तहत हमने 1920 में गांधी की पत्रिका यंग इंडिया के एक लेख के माध्यम से उनके जाति के बारे में विचारों के ऊपर चर्चा करी थी कि किस तरह से वे वर्ण व्यवस्था के पोषक थे और बड़े ही हास्यास्पद ढंग से वे इस बात को कहते हैं कि वे अगले जन्म में अस्पृश्य होकर पैदा होना चाहते हैं और जो दुख अस्पृश्य भोगते हैं उसे वे भोगना चाहते हैं और जो अपमान अस्पृश्यों का होता है उसकी पीड़ा को वे महसूस करना चाहते हैं और फिर उसके बाद उनकी मुक्ति का आंदोलन चलाना चाहते हैं। जबकि उस वक्त उनकी आंखों के सामने डॉक्टर अंबेडकर इस आंदोलन को चला रहे थे, लेकिन फिर भी गांधी जो हैं अपनी पूरी विचारधारा के साथ उनका असहयोग करते हुए से प्रतीत होते हैं। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरीके से गांधी अपनी बात को वर्ण व्यवस्था के सपोर्ट में रखते हैं, किस तरीके से वो एक वाक्य बोलते हैं और दूसरे वाक्य के तहत उसकी काट प्रस्तुत करते हैं, जिसे कहते हैं ना वाक्य छल। वाक्यों के जरिए वो किस तरह छलावा प्रस्तुत करते हैं, ये जानना दिलचस्प रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर चूंकि पढ़े लिखे थे, इसीलिए वे गांधी के सभी तर्कों की काट प्रस्तुत कर दिया करते थे। इसीलिए गांधी और अंबेडकर एक दूसरे के हमेशा आमने सामने रहे। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। ये अंश जाति व्यवस्था के कुछ आयामों के प्रति गांधी की सहमति को दर्शाता है और यहां तक कि कुछ हद तक व्यवस्था के मूल भाव की भी सराहना करता है। अब वाक्य सुनिए। वे पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त करते हैं। वे मानते हैं कि ऊंची जातियों के सभी लोगों को समाज में अपनी हैसियत सुरक्षित रखनी चाहिए, जो कि सामाजिक नियमन के एक सकारात्मक तत्व है। और यद्यपि वे सख्त सोपान क्रम के विचार को खारिज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सख्त सोपान रिजिड जो व्यवस्था है उसको खारिज करते हैं, लेकिन मगर अलग अलग जातियों में पुरुषों व महिलाओं के वितरण को सामाजिक समन्वय की आर्थिक स्थिरता के लिए लाभदायक भी मानते हैं। ये कुछ वैसी स्थिति है कि चित्त भी मेरी और पट भी मेरी कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि इसमें रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, जाति व्यवस्था को लेकर इतना रिजिड नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, और दूसरे ही वाक्य में बहुत ही तरीके से वो इस बात को रखते हैं कि जितने भी महिला पुरुष जिस जिस वर्ण में हैं उसी हिसाब से उनको रहना चाहिए। आगे और सुनिए। कई मायनों में उनका मॉडल वर्ण व्यवस्था का मॉडल है, जिसे वे एक टकराव मुक्त समाज का आदर्श मानते हैं। फुटनोट 35। जे ब्राउन, गांधी, प्रिजनर ऑफ होप, दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1990, पेज 207। तो टकराव की स्थिति कैसे होगी? टकराव का होना मतलब दलितों का या अस्पृश्यों का अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना, टकराव की स्थिति पैदा करना है। दलितों की या अस्पृश्यों की महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो समाज में टकराव की स्थिति पैदा करती हैं। गांधी के हिसाब से ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और पिछले एपिसोड में हमने जाना था किस तरीके से वो इस तरह के विचारों को हर संभव प्रयास से दबाने की बात करते हैं, जिसमें वो सीधे तौर पर निशाना जो है अंबेडकर, श्रीनिवासन और पेरियार के ऊपर रखते हैं कि महाराष्ट्र और मद्रास में या अन्य भी कई जगहों पर यदि इस तरह का कोई विचार पनपता है तो उसको दबा देने में ही भलाई है। मुझे उम्मीद है पिछला एपिसोड आपने आखिर तक सुना होगा। उनके कथनों में वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन का एक आदर्श मॉडल दिखाई देती है, जो प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित सामाजिक एवं व्यावसायिक स्थान देती है और इस तरह यह सुनिश्चित करती है कि पूरा समूह समन्वित ढंग से काम करता रहे। तो यहां पर जो है एनिलेशन ऑफ कास्ट का मैं जिक्र करना लाजमी समझती हूं। गांधी के हिसाब से कि जो जिस वर्ण में है वो बिल्कुल सही है और उसे उसी वर्ण में रहकर काम करना चाहिए। तो इसका जवाब जो है एनिलिएशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति का विनाश में डॉक्टर अंबेडकर बड़े ही खिल्ली उड़ाने के अंदाज में देते हैं। जब वे कहते हैं महात्मा को जवाब शीर्षक के तहत, जब वे कहते हैं कि यदि ऐसी ही बात है तो सबसे पहले तो महात्मा को अपना पेशा अपनाना चाहिए था। वे जात से बनिया हैं और उन्होंने बनिया का काम छोड़कर वकालत क्यों करी और फिर अब वो महात्मा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। गांधी के लिए सामाजिक आर्थिक समन्वय का यह अर्थ आग्रह वर्ण व्यवस्था के ऊंच नीच के नकार के साथ समानांतर चलता है।
इसे हम काफी बाद में 1934 में लिखे गए उनके एक और लेख में देख सकते हैं। वेदों में 4 वर्णों की तुलना शरीर के 4 हिस्सों से की गई है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इसकी व्याख्या किस तरीके से करते हैं। जाति व्यवस्था के लिए कोई उपमा इसके नजदीक ज्यादा सटीक नहीं हो सकती। अगर वे एक ही शरीर के अंग हैं तो उनमें से कोई श्रेष्ठतर या कमतर कैसे हो सकता है? अगर शरीर के अलग अलग हिस्सों के पास अभिव्यक्ति की शक्ति होती और प्रत्येक ये कहता कि वे शेष से उच्चतर और बेहतर है, तो शरीर टुकड़े टुकड़े हो चुका होता। हमारे दौर की सारी व्याधियों की जड़ में यही धुन है। खास तौर से वर्ग शुद्ध और सामाजिक तनावों के पीछे इसी का हाथ है। कि मतलब एक टुकड़ा जो है, यदि वर्ण व्यवस्था को शरीर मान लिया जाए, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक्सप्लेन किया था 2nd चैप्टर में, कि बहुत खूबी से शरीर के अंगों के हिसाब से वर्णों की तुलना कर दी गई है और ये समझा दिया गया है लोगों को कि शरीर में हर अंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत साधारण समझ वाला व्यक्ति भी ये देख सकता है कि इन युद्धों और चेष्टाओं को वर्ण के नियमों का पालन किए बिना खत्म नहीं किया जा सकता। ये व्यवस्था ही निर्धारित करती है कि प्रत्येक को दायित्व और सेवा के भाव से वह काम करना चाहिए जिसके लिए वह जन्मा है। फुटनोट 36। डी डाल्टन, द गांधीयन व्यू ऑफ कास्ट एंड कास्ट आफ्टर गांधीज इन पी मैसन एडिट, इंडिया एंड साइलॉन, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1969, पेज 171 में उद्धृत। तो यहाँ पर अगेन आप महात्मा को जवाब जाति के विनाश में जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि वे खुद जात से बनिया हैं, तब फिर उन्होंने वकालत का पेशा क्यों अपनाया? क्यों नहीं उन्होंने वो काम धंधा अपनाया जो एक वैश्य के लिए लिखा गया है वर्ण व्यवस्था में? कुल मिलाकर गांधी का मानना यह था कि हिंदू समाज लगभग एक समन्वित इकाई है, बशर्ते इसकी प्राचीन व्यवस्था को बहाल कर लिया जाए। उनकी पूरी सोच शरीर के इसी रूपक पर आश्रित थी जो हिंदू सामूहिक स्मृति या चेतना में पहले से फैला हुआ था। यह रूपक ऋग्वेद की पुरुष सूक्त नामक ऋचा से लिया गया है, जिसका अंबेडकर ने बिल्कुल अलग विश्लेषण किया था। उस विश्लेषण का हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं। तो मैंने आपसे जिक्र किया चैप्टर 2 में, इससे पहले ही हम पढ़ चुके हैं। इसमें स्पष्टतः जाति टकराव का प्रति निषेध निहित है। जाति के प्रश्न पर गांधी के विचार 20 के दशक से 40 के दशक तक निश्चित रूप से बदल चुके थे। मतलब हर इंसान ग्रो करता है, मैच्योर होता है, तो उसके थॉट्स भी साथ साथ मैच्योर होते चलते हैं। जो विचार 1920 में थे, 1934 तक आते आते वो काफी उनमें बदलाव आप महसूस कर सकते हैं। जैसा कि गुहा का कहना है, अंततः उन्होंने अंतरजातीय विवाह को स्वीकृति और सहमति देकर जाति को चुनौती देने का फैसला लिया। फुटनोट 37। आर गुहा, an anthropologist among the Marxist and other essays, Delhi, Permanent Black, 2002, पेज नंबर 94। मगर ये अंतिम और सबसे दूरगामी कदम न केवल 1946 में जाकर उठाया गया, बल्कि यह भी एक सामाजिक इकाई के रूप में जाति के उन्मूलन की ओर नहीं ले जाता है। ये थोड़ी रियायत तो करता है ये स्टेप, लेकिन फिर भी वो जाति के विनाश की बात नहीं करता है। इस तरह की अवधारणा स्वाभाविक रूप से अंबेडकर की उन व्याख्याओं से बिल्कुल विपरीत थी, जिसमें व्यक्ति ही एक समतामूलक समाज की आधारभूत इकाई था और जातीय समूह समानता की उसकी राजनीति को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक तत्कालिक साधन भर था। तो सीधे तौर पर यह लिखा गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक तौर पर यह अधिकार सुरक्षित इसलिए करवाए क्योंकि उस वक्त जो इमीडिएट सॉल्यूशन था वो यही था कि इमीडिएट जो है वो लागू करवा दिए जाएं, सुरक्षित करवा दिए जाएं अधिकार, और बाद में जब अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं अस्पृश्यों के राजनीतिक तौर पर, तो उसके बाद जो है सामाजिक और शैक्षिक तौर पर आगे बढ़ा जाए। तो अब दूसरा टॉपिक, अंबेडकर और गांधी। अंबेडकर और गांधी 30 के दशक तक नहीं मिले थे। फुटनोट 38। उस समय गांधी अंबेडकर की पारिवारिक पृष्ठभूमि से इतने अपरिचित थे कि वे उन्हें ब्राह्मण माना करते थे। उन्हें लगता था कि शायद ये कोई ब्राह्मण है और अस्पृश्यों के प्रति हमदर्दी रखता है। और ये बात जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो फिल्म है जिसमें मम्मूटी ने
अभिनय किया है उसमें भी इस बात को पिक्चराइज किया गया है। आप वो फिल्म भी कंसिडरेशन में ले सकते हैं। फिर भी गांधी की गतिविधियों ने अंबेडकर सहित सभी अस्पृश्य नेताओं में एक दिलचस्पी जरूर पैदा कर दी थी। गांधी के बारे में अंबेडकर की पहली टिप्पणी 1925 में दिखाई पड़ती है, जो वाइकाम सत्याग्रह के संदर्भ में थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर अंबेडकर ने ऐलान किया था। इस पर जरा गौर कीजिए और अंत में मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगी, हो सके तो उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। महात्मा गांधी के पहले इस देश में किसी राजनेता ने ऐसा नहीं कहा था कि तनाव और टकराव को खत्म करने के लिए सामाजिक अन्याय को खत्म करना अनिवार्य है। लिहाजा प्रत्येक भारतीय को ऐसा करना अपना पवित्र दायित्व समझना चाहिए। अंबेडकर यहां तक तो गांधी की विचारधारा से सहमत होते हैं कि सबसे पहले सामाजिक असमानता को दूर करना चाहिए। अगर हम नजदीक से देखें तो इसमें कुछ अटपटापन दिखाई पड़ता है। वे जिस तरह खद्दर के प्रचार या हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में जोर देते हैं, उसी तरह वह अस्पृश्यता को खत्म करने पर जोर नहीं देते। तो बहुत व्यंग्यात्मक शैली में डॉक्टर अंबेडकर यहां पर कहते हैं कि जितना ज्यादा खद्दर का इस्तेमाल करने पर वे जोर देते हैं, जो विदेशी कपड़ों की जो है बाकायदा होली जलाई गई थी। सभी को इतना इतिहास तो मैं समझती हूं पता ही होगा। और खादी अपनाने की बात कही गई थी। उसी तरीके से अस्पृश्यता निवारण को लेकर वे बात नहीं करते। हिंदू मुस्लिम एकता की भी वे बात करते हैं। अगर वे ऐसा करते तो अपनी पार्टी में मतदान के लिए अस्पृश्यता की समाप्ति को एक पूर्ण शर्त घोषित करते। खैर, जब किसी को सभी ने ठुकरा दिया हो तो महात्मा गांधी की हमदर्दी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। फुटनोट 39 ईज इलियट गांधी एंड अंबेडकर साइटेड वर्क में उद्धृत। यहाँ पेज नंबर नहीं दिया गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर भी ये मानते थे, जब सब कोई हमेशा गाली ही बकते हैं, अस्पृश्यों को अपने से दूर ही हटाते हैं, घृणा ही करते हैं, ऐसे में यदि कोई प्यार के 2 शब्द भी उनसे बोल देता है तो वो उसी पर सोल्ड हो जाते हैं, उन्हीं 2 शब्दों पे निछावर हो जाते हैं। तो हालांकि यहां भी डॉक्टर अंबेडकर ने कटाक्ष ही किया है। अब जरा ध्यान से सुनिए। अंबेडकर गांधी की अहिंसक कार्य पद्धति की ओर भी आकर्षित हुए थे। 1927 के महाड़ आंदोलन के दौरान पंडाल में महात्मा गांधी की तस्वीर भी लगी हुई थी और अंबेडकर ने सत्याग्रह की उनकी पद्धति को सार्वजनिक रूप से अपनाया था। ये बात पढ़कर मुझे कबीर का दोहा याद आता है, साधो ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। मतलब साधो का मतलब शिक्षित व्यक्ति या सज्जन पुरुष का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वो जहां भी ग्रहण करने लायक बातें हैं उसे ग्रहण कर ले और बाकी बेकार की बातों को हटा दे। तो यहां पर डॉक्टर अंबेडकर ने भी वही किया। 1927 में मेरे ख्याल से बात किसी को नहीं मालूम होगी कि सत्याग्रह जो गांधी के सत्याग्रह पद्धति से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे और 1927 में जब उन्होंने महाड़ आंदोलन के रूप में सत्याग्रह किया था तो वहां बाकायदा गांधी की तस्वीर भी स्थापित की थी। इसी के ऊपर मैं अपना रियल लाइफ इंसिडेंस है जो आपसे शेयर कर रही हूं। अभी पिछले ही साल का है, जब दलित लेखक मंच का रजत जयंती समारोह मनाया गया था तो उसमें बेटी आद्या ने एक कविता पढ़ी थी जो इंद्र मेघवाल को समर्पित थी बाकायदा। लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम जो है गांधी पीस फाउंडेशन में हुआ था और पीछे बैकड्रॉप पर गांधी की तस्वीर लगी हुई थी, तो वो भी एक ट्रोल का विषय बन गई थी कि गांधी की तस्वीर पढ़कर अंबेडकर के विचार कैसे आप कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए यदि आज अंबेडकर जिंदा होते तो वो उनको भी कहते कि आप अंबेडकरवादी ही नहीं हैं। यहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी की तस्वीर लगाई थी क्योंकि वे उनकी सत्याग्रह पद्धति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उसी पद्धति के आधार पर उन्होंने 1927 का महाड़ आंदोलन किया था। तो ये सब बातें कोई ट्रोल करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, जो बहुत तकलीफ दे है। ऐसे लोगों के लिए ही मैंने कहा है कि ये तो डॉक्टर अंबेडकर को भी यही कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर भी अंबेडकरवादी नहीं है। उन्होंने इसे सही की पुष्टि और सत्य के लिए संघर्ष का दायित्व के रूप में परिभाषित किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी की सत्याग्रह पद्धति के लिए ये बातें बोली थी कि ये सही की पुष्टि है और सत्य के लिए संघर्ष का दायित्व भी है। और इसके लिए फुटनोट 40 देखिए आप।
ये सबसे इंपॉर्टेंट फुटनोट है और इसे मैं कमेंट सेक्शन में बाकायदा बुक्स के नाम के साथ रख दूंगी, आप वहां से बुक्स का नाम भी टैली कर लीजिएगा। MS गोरे, द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी, पेज 103 में उद्धृत। यह भी देखें गेल ओम्बेट, गांधी एंड अंबेडकर, वाई द कन्फ्रंटेशन, इन ML रंगा, एडिटेड BR अंबेडकर, पेज 84। 3 बुक्स का ब्यौरा दिया है इतनी जरी सी बात के लिए क्रिस्तोफ जाफरलो ने। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने कितने गहन शोध के बाद ये बात यहां पर लिखी होगी इस बुक में। और ये मैं कमेंट सेक्शन में आपके लिए बाकायदा अवेलेबल करवाऊंगी, पिंड रहेगा मेरा कमेंट वहां पे। गेल ओम्बेट यदि इस बात को कह रही हैं तो ये बात बिल्कुल सच होगी, क्योंकि गेल ओम्बेट जो है दुनिया के उन 3 लोगों में उनका नाम है जो डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स की बहुत गहन अध्येता मानी गई हैं, और उनमें से एक भी भारतीय नहीं है। महान आंदोलन सत्याग्रह जैसे ही दिखाई देता था, कुछ ऐसी ही स्थिति 1929 में पूना के पार्वती मंदिर को अस्पृश्यों के वास्ते खुलवाने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान दिखाई दी। मगर इस बार गांधी का वर्द हस्त दिखाई नहीं दे रहा था। कांग्रेस की अस्पृश्यता विरोधी उप समिति के एक प्रतिनिधि मंडल के मौके पर ही जांच की और ये निष्कर्ष भी दे डाला कि इस सत्याग्रह में कड़वाहट और परस्पर अविश्वास का वातावरण पैदा कर दिया है। तो यदि वर्ण व्यवस्था बनी रहे और अस्पृश्य जो है अपने लिए किसी भी मांग को न माने तो टकराहट की स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन जैसे ही वह कोई मांग मानते हैं, अपने आप को मनुष्य होने का दर्जा मांगने की गुहार लगाते हैं, तो टकराहट की स्थिति पैदा हो जाती है, कड़वाहट की स्थिति पैदा हो जाती है। फुटनोट 41, E. जिलियट, गांधी एंड अंबेडकर, पेज 83 में दिया गया हवाला। इस उप समिति में मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े रूढ़िवादी नाम भी शामिल थे। मालवीय ने हाल ही में हिंदू महासभा को पुनर्जीवित किया था। ये सत्याग्रह विफल रहा। पार्वती मंदिर अस्पृश्यों के लिए 1939 में जाकर खोला गया। इस प्रसंग के बाद अंबेडकर का गांधी तथा कांग्रेस के रवैये पर गुस्सा आना स्वाभाविक था। इसी तरह की घटना अस्पृश्यों के लिए नासिक मंदिर में खुलवाने के अभियान के दौरान हुई। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन एक बार फिर कहना चाहूंगी, यहां पर जिस कांग्रेस का जिक्र हो रहा है उसका आज की भाजपा और कांग्रेस से कोई नाता नहीं है। ये उस समय की कांग्रेस है जब सभी तरह की फोर्सेस इस कांग्रेस में रहकर एक साथ काम कर रही थी। हिंदू महासभा बन जाने के बावजूद भी, RSS का गठन हो जाने के बावजूद भी, वो जो उग्र राष्ट्रवादी ताकतें थी वो भी कांग्रेस में रहकर ही काम कर रही थी। और यहां पर शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक का भी मैं खास जिक्र करना चाहूंगी, स्वतंत्रता आंदोलन और RSS एक दास्तान गद्दारी की, में भी उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि जब हेडगेवार ने RSS की स्थापना कर दी थी, उसके बावजूद भी वे गांधी के साथ जेल गए थे। तो उस जेल जाने के लिए उन्होंने RSS के जितने भी कैडर था उसको मना कर दिया था कि इनमें से कोई जेल नहीं जाएगा। लेकिन वे खुद जेल गए क्योंकि उनका मकसद अलग था। उनका मकसद था जेल में जाकर लोगों को RSS के पाले में लेकर आना। तो ये सारी बातें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस वक्त जिस कांग्रेस का जिक्र हो रहा है उसका आज की भाजपा और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ये उस समय की कांग्रेस है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में कुछ और महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ में फिर हाजिर हो जाऊंगी, और ऐसे फैक्ट्स के साथ भी जिन्हें आप जानते नहीं। आज्ञा चाहूंगी, लेकिन इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी इन्हें शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।